नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। जीएस की इस श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज, जिसमें हम यूपी जीके भी कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर के साथ करेंगे, प्लस कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो यहां से 2 नंबर पक्के मान लें, यानी 2 क्वेश्चन पक्के मान लेंगे आप यूपी पुलिस के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। सवाल यूपी पुलिस 28/1/2019 की सेकंड शिफ्ट में आया है। तो उत्तर प्रदेश के कब कब कौन कौन से नाम रहे, हमने वो सब एडजस्ट करे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले उसने पूछा है 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो आपका उत्तर होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। अब देखो, इनसे पहले संयुक्त प्रांत तो हमारा हो जाएगा 1937 से लेकर 1950 तक। हम अपने उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जान रहे हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से कब तक जान रहे हैं हमें से। तो आप बताएंगे 1877 से लेकर 1902 तक हम उत्तर प्रदेश को जानते थे उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के रूप में। इसके बाद आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम हो गया इसका। कब से कब तक रहा नाम ये, तो आप बोलोगे 1902 से लेकर 1937 तक। इसके बाद ये हमने देख ही लिया संयुक्त प्रांत। फिर उसने कहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा इसका, तो वो पड़ा है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपी पुलिस में कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ सवाल है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। ये भी बात यहाँ एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित पूरी बात कंप्लीट हुई। सवाल 2 आपके सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। यूपी पुलिस ने पूछा है 28/1/2019 की सेकंड शिफ्ट में। तो भाई उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस। सारस, और इसको क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, क्रेन के नाम से। अब ये तीनों हमारे यहाँ जो विकल्प है ना, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। इसकी जगह पे मैं और 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराता हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष। तो आप बोलोगे अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु, तो आप बोलोगे बारहसिंघा। बारहसिंघा राजकीय पशु बारहसिंघा। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे, राजकीय पुष्प क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपका आंसर होगा पलाश। पलाश को हम टेसू के नाम से भी जानते हैं, टेसू के नाम से। तो यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने और कंप्लीट कराए। सवाल 3, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसका नाम है महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वो संसद के द्वारा लगाया जाएगा, यानी राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकती है। उस प्रक्रिया का नाम महाभियोग है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आती है। क्षमादान शक्ति, तो राष्ट्रपति किसी भी सजा बुले हुए व्यक्ति को सजा मुक्त कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 72 के तहत। इसके बाद है अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो आप इसमें लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा? आप बोलोगे अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? यूपी पुलिस 27/1/2019 की सेकंड शिफ्ट में पूछा है। तो भाई ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो आप बोलोगे अर्जेंटीना की राजधानी है। तो आप बताओ बोलीविया की राजधानी क्या है? बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। बोलीविया की वेनेजुएला की काराकस। इसके बाद आता है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, तो ये राजधानी हमें याद रखेंगे। और दूसरा वेनेजुएला की राजधानी भी यूपी पुलिस ने हमें पूछी है एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो भाई तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। मोहम्मद गौरी को परास्त किया। अब देखो दूसरा है 1192। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ है 1192 में। कौन कौन के मध्य हुआ ये युद्ध? तो आप बोलोगे पृथ्वीराज चौहान और दूसरा था मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। आप एक कमेंट्स में बताना है कि पृथ्वीराज चौहान को और किस नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1194 में लड़ा गया चंदावर का युद्ध। और ये युद्ध कौन कौन के मध्य हुआ? तो एक तरफ था मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ था जयचंद। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त कर दिया था। तीसरा है चौथा विकल्प है 1526। 1526 में लड़ाई लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। तो यहाँ पे याद रखेंगे बाबर और इब्राहिम लोधी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था इब्राहिम लोधी, जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। इसके बाद ध्यान देंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव डली। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव डली? तो आप बोलोगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सवाल पूछा है यूपी पुलिस ने 26/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में। तो भाई प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है जो दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो वहाँ सबसे लंबी नदी पूछी है हमें, सबसे बड़ी नदी पूछी है। तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी। इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, महानदी की लंबाई है 815 किलोमीटर। और भाई कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। और कावेरी नदी की जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। ये तो रही इनकी लंबाई की बात, लेकिन आप है इनका उद्गम भी पता होना चाहिए। उद्गम का मतलब क्या है? उद्गम का मतलब है जहाँ से कोई नदी निकलती है। तो महानदी का उद्गम क्या है? तो आप बोलोगे सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़। लेकिन गोदावरी कहाँ से निकलती है?
तो आप बोलोगे त्रंबकेश्वर। 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 और ये जगह कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में। तो त्रंबकेश्वर से निकलती है हमारी गोदावरी। कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो आप बोलोगे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से। और कावेरी कहाँ से निकलती है? तो आप बोलोगे कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी चोटी से, कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से। तो इनके हमने उद्गम देख लिए। अब इन चारों नदियों का जो मोहाना है, मोहाना वो कहाँ है? तो आप बोलोगे इन चारों नदियों का मोहाना बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में। मोहाने का मतलब है जहाँ भी कोई नदी अपना पानी अंतिम रूप से गिरती है। सवाल 7 है, कहता है भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, यानी किस देश का प्रभाव पड़ा? तो हम ये जानेंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के देशी और विदेशी अनेकों स्रोत हैं। भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। यानी भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक बातें ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो अब देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है। तो आप बताएंगे संसदीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। और दूसरा याद रखेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है हम भारत के किसी भी राज्य में रहेंगे, किसी भी राज्य में रहेंगे भारतीय ही। हम उत्तर प्रदेश में रहें, बिहार में रहें, महाराष्ट्र में रहें, दिल्ली में रहें, हमारी जो राष्ट्रीयता है वो इंडियन है। इसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो आप बोलोगे प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ये हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद है जर्मन। जर्मन के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? तो जर्मन के संविधान से हमने ग्रहण किया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये हमने ग्रहण किया है कहाँ से? तो आप बोलोगे जर्मनी के संविधान से। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे पहले जो संविधान बना था वो बना था अमेरिका में। तो विश्व को संविधान देने वाला देश अमेरिका है। और लिखित संविधान की जो नींव डली है विश्व में वो फ्रांस से डली है। सवाल 8, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से है। और मोहाना कहाँ है इसका? तो आप बोलोगे बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है टोटल वो है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। चीन का मतलब तिब्बत, या तिब्बत का मतलब चीन। तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में बहती है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद है ताप्ती। ताप्ती बोलें या तापी बोलें। एक है नर्मदा।
तापी और नर्मदा ये उल्टी बहने वाली दो नदियां हैं, दो बड़ी नदी हैं जो उल्टी बहती हैं। यानी ये जो हमने नदी देखी हैं जैसे गंगा है, यमुना है, भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये तापी और नर्मदा दो ऐसी बड़ी नदी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये दोनों नदी अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं, और दोनों नदी उल्टी बहती हैं, उल्टी बहती हैं। या आप बोलोगे कि ये नदियाँ पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ। अच्छा, अब दो चीज़ आप देखनी है। ये जो गंगा नदी है ये भारत में बहती है प्लस बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तीसरी बात, ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में बहती है। तो आप ध्यान देना है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे जाना जाएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाएगा। तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये बात कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, पूछता है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो भाई कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसे कोशिका का श्वसन अंग भी कहा जाता है। कोशिका का श्वसन अंग भी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। तो ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? आप बोलोगे लाइसोसोम को। राइबोसोम को कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये याद रखेंगे, फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोशिका भित्ति, ये भी ध्यान रखेंगे, कोशिका भित्ति ये जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। पादप मतलब पेड़ पौधे। तो कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। जैसे आप पेड़ की छाल जान रहे हो ना, वही कोशिका भित्ति है। और ये किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति पादपों की? तो आप बोलोगे सेलुलोज की, सेलुलोज की। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कि जो कोशिका की खोज करी, कोशिका की खोज कौन न करी? ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट्स में बताना है, कोशिका की खोज का। चलो सवाल 10 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अगर वीडियो तुमने लाइक ना करी तो लाइक कर दें, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप क्वेश्चन काम के लग रहे हैं ना तो एक मित्र के पास शेयर ज़रूर करो और चैनल भी सब्सक्राइब करवाओ। देखो आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं हम भी। तो सबसे पहले हम हरित क्रांति पर ध्यान देंगे। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी मैक्सिको से। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है, शुरुआत वो हुई है मैक्सिको देश से, मैक्सिको। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछा है। और हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, अगर पूछ ले हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप बोलोगे नॉर्मन ई बारलॉग। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बारलॉग विश्व में। ठीक है, अगर खाली ये पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप बोलोगे नॉर्मन ई बारलॉग। लेकिन पूछता है कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं,
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आप बोलोगे एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मली बारलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप बोलोगे पंजाब से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? तो आप बोलोगे गेहूं। गेहूं प्लस चावल। ऐसा कहा जाता है कि हरित क्रांति आने से गेहूं के उत्पादन में 500% की वृद्धि हुई। अब देखो दुग्ध उत्पादन, ये होता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। इसके बाद है मत्स्य उत्पादन, ये होती है नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। इसके बाद आता है उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है, रिवोल्यूशन है, वो है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।